समझने वाली बात क्या थी माँ। इंसान की आंखें सब बोलती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। रूबी बर्तन ऐसे मांज रही थी जैसे कोई खुन्नस निकाल रही हो। जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज़ें, एक आधा हाथ से छूटकर गिर जाने की टनटनाहट, धीमी धीमी बड़बड़ाहट की गुनगुन, झलाए तेवर और तेजी से चलते हाथ। रूबी का हाल वही था जो अक्सर काम वाली बाइयों के अचानक से ना आने की खबर सुन किसी भी गृहस्थन का हो जाता है। और सोने पर सुहागा तब होता है जब घर में मेहमान भी आए हुए हों। कितना भी पहले बोलकर रखो इन लोगों को, मगर ठीक एंड टाइम पर छुट्टी मारती हैं। 2 महीने से बोल रखा था चंदा को, मई के पहले 2 हफ्ते कोई छुट्टी मत लेना, माँ आ रही है। वैसे भी माँ मेरे पास नहीं आती। बड़ी मुश्किलों से राज़ी किया था कि कभी तो बेटी के पास भी रह जाया करो। बच्चे भी बोलते हैं सबकी नानियाँ आती हैं, एक हमारी ही नहीं आती। तब जाकर पूरे 5 साल बाद आई हैं। सोचा था उनके आने पर चंदा से कुछ एक्स्ट्रा काम करा लिया करूँगी ताकि उन्हें ज़्यादा समय दे सकूं, कुछ घुमा फिरा सकूंगी। मगर ये महारानी जी तो अपना काम करने से भी रह गई। घर कितना गंदा पड़ा है, बर्तन भी मुझे ही मांजने पड़ रहे हैं। बड़बड़ाते हुए रूबी की नज़र बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। घड़ी की सुइयां के साथ उसके हाथ की गति भी बढ़ रही थी। ओह, कितना लेट हो गया है, लगता है आरती तक ही पहुंच पाएंगे। रूबी की मम्मी निर्मला जी अपने गृहनगर बरेली से बाहर कम ही आती जाती थी। वे अधिकतर पूजा पाठ और सेवा कार्यों में ही व्यस्त रहती। मुंबई तो जैसे उन्हें दुनिया का दूसरा कोना लगता। इसलिए बेटी दामाद के लाख आग्रह करने के बाद भी उन्हें टाल दिया करती थी। वैसे भी मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी और उम्मस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी इस बार आ गई थी। रूबी बहुत कोशिश करती कि उन्हें कहीं घुमा लाए, मगर भीड़ से उनका जी घबराता था। आज पास ही सोसाइटी में रूबी की एक पुरानी परिचित स्मिता के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी। निर्मला जी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गईं। रूबी ने वहाँ समय से पहुँचना तय किया था, मगर सुबह उसकी बाई चंदा का फ़ोन आ गया कि उसे बहुत ज़रूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है, अतः वह 2 दिन काम पर नहीं आ पाएगी। फ़ोन सुनकर रूबी का तो जो हाल हुआ उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसे वही समझ सकता है जो ऐसी मुसीबत से गुजर रहा हो। रूबी का मन तो किया आज ही निकाल बाहर करे चंदा को, पर कैसे? आज से पहले तो उसने ऐसा धोखा कभी नहीं दिया। पैसे तो काट ही लूँगी, पर कैसे काट सकती हूँ? महीने के 2 छुट्टियाँ तो मान्य है, मगर माँ के आने का तो लिहाज करती। उसकी बड़बड़ाहट जब निर्मला जी के कानों में पहुँची तो वे रूबी को समझाने आ गई। क्यों इतना खून जला रही हो गुड़िया, ऐसा क्या गजब हो गया? वो भी इंसान है, बाल बच्चे वाली है, क्या उसे कोई ज़रूरी काम नहीं हो सकता? काम का क्या है, वापस आकर हम दोनों निपटा लेंगे। चल अब तू शांत हो जा, मैं तेरे लिए अदरक की चाय बनाती हूँ, उसे पीकर रिलैक्स हो और आराम से तैयार हो जा। माँ के समझाने पर रूबी उखड़े मन से ही सही मगर मुस्कुरा पड़ी। दोनों जब पूजा में पहुँचे तो आरती ही चल रही थी। रूबी को पूजा हाल में प्रवेश करते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जब कोई उसके घर ऐसे सीधे आरती में पहुंचता था तो वह मन ही मन चिढ़ती थी। लो आ गए सीधा प्रसाद खाने, और अब वही ऐसे आई। स्मिता क्या सोचेगी? आरती के बाद भोजन का आयोजन था और उसके कुछ देर बाद सुंदरकांड शुरू होना था। भोजन के लिए बाहर एक अलग पंडाल की व्यवस्था थी। स्मिता को बधाई और गिफ्ट देकर रूबी और निर्मला जी ने लंच की प्लेट लगाई और पंडाल के एक कोने में सही जगह देखकर बैठ कर गए खाना खाते हुए। यूं ही रूबी की नज़र हवा से हिल रहे पर्दे के बाहर चली गई तो वहाँ चौंक पड़ी। अरे ये क्या, चंदा यहाँ बाहर? उसकी बाई चंदा बैठी बर्तन मांज रही थी।
यह देख रूबी के भीतर यकायक जो ज्वालामुखी फूटा। यदि उसका लावा बाहर आ जाता तो चंदा के साथ साथ सभी बर्तन भांडे भी बहाकर ले जाता। मगर रूबी कैसे बहने देती सामने उसकी माँ जो बैठी थी। माँ के सामने अपनी छवि कैसे खराब होने देती कि उसकी माँ इतनी समझदार, मैच्योर, टफ बेटी एक बाई को धोखे से हिल गई। खैर, रूबी ने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्लेट से बचा खाना लगभग निकाला और स्मिता के पास जाकर बातचीत करने लगी। यार स्मिता, एक बात तो बता, ये जो मेड बाहर बर्तन मांज रही है ये तेरी परमानेंट मेड है या? अरे नहीं, ये मेरी मेड नहीं, पहचान वाली है। मुझे 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा कामों के लिए एक मेड चाहिए थी तो वहाँ इसे ले आई। भली औरत है, सुबह से चुपचाप काम कर रही है, जो बोलो कर देती है। अच्छा, कितना लेती है 1 दिन का? अच्छी है तो मैं भी कभी आगे बुला सकती हूँ। रूबी अनजान बनकर पूछने लगी। 500 रुपये पर डे पर बात हुई। सुबह 6 बजे आ गई थी, रात तक रहेगी। इसने मेरी समय पर बड़ी मदद की, इसलिए सोच रही हूँ कल जाते समय कुछ खाने पीने और एक साड़ी दे दूँ। रिश्तेदारों को बांटने के लिए थोक में मंगवाई थी, कुछ बच गई है। स्मिता अपनी धुन में बोलती जा रही थी मगर रूबी के तन बदन में जैसे आग लगी हुई थी। वहाँ मेरे यहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ अपनी जेब गरम कर रही है। 2 दिन में 1000 कमा लेगी। आए तो वापस एक बार बताती हूँ इसे। रूबी का मन ही मन भुनभुनाना शुरू हो गया था। सुंदरकांड शुरू हो चुका था। लंका दहन की चौपाइयाँ पड़ी जा रही थी। उधर रूबी के भीतर सुलगी आग भी लपटे उठा रही थी। 3 साल में कितना ख्याल रखा उसका। पिछले महीने बीमारी में हफ्ते भर की छुट्टी दी थी। बाकी सब पैसे काटती हैं मगर मैंने कभी नहीं काटे। अपने बेटे के बर्थडे पर उसके बच्चों के लिए भी केक, चॉकलेट भिजवाती हूँ। कम से कम शुरू करवाती हूँ। पहले चाय पिलाती हूँ। हर दूसरे महीने एडवांस पैसे दे देती हूँ। अभी भी 2 महीने का एडवांस ले रखा है। बड़ा बेटा भी कमा रहा, फिर भी पैसों की इतनी हाय हाय। मुझसे झूठ बोला। रूबी मन ही मन बुदबुदा रही थी। हनुमान जी लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ सागर में डुबोकर बुझा चुके थे मगर रूबी के हृदय की आग अभी भी नहीं बुझी थी। वह मन ही मन निर्णय ले चुकी थी कि कल से ही दूसरी बाई देखेगी और अपने पैसे वापस लेकर उसे बाहर करेगी। बेटी का यह हाल निर्मला जी समझ रही थी मगर यह कुछ भी कहना सुनना बेकार था। खैर, दोनों घर पहुँचे तो निर्मला जी हल्की फुल्की बातचीत कर बेटी का मन बहलाने का प्रयास करने लगी। कुछ रिश्तेदारों की गप्पे, कुछ बचपन के किस्से। पर रूबी अभी भी नॉर्मल नहीं थी। तभी निर्मला जी ने अपने मोबाइल पर फोटो गैलरी खोली और रूबी को दिखाने लगी। इतनी पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो देखकर रूबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे माँ, ये फ़ोटो मोबाइल में कैसे? मुझसे भी शेयर करो ना। हाँ हाँ करूँगी। पूरी एल्बम है मेरे मोबाइल पर, ज़रा देख तो ये वाली फ़ोटो कैसी लग रही है। तू इस फ्रॉक में और तेरे ये पापा के साथ आइसक्रीम खाते हुए खा कम रही है और गिरा ज़्यादा रही है। निर्मला जी हंसते हुए बोली। और ये वाली तो गजब है। नौकर के साथ वो घोड़ा बनकर तुझे पीठ पर सवारी करा रहा है। तू 5-6 बरस की रही होगी। अरे ये तो रघु काका है, इन्हें नौकर क्यों बोल रही हो? रूबी ने थोड़ा गुस्से से कहा। नौकर को नौकर ना कहूँ तो क्या कहूँ? निर्मला जी ने तुनक कर कहा। तो रूबी ने उन्हें घूरा। नौकर भी इंसान होते हैं और ये आपके लिए नौकर होंगे, मेरे लिए मेरे दादा से बढ़कर थे। निर्मला जी को रूबी की प्रतिक्रिया देखकर खुशी हुई कि वह अभी भी वे मानवीय भावनाएं महसूस करती है जो बचपन में किया करती थी। कितना प्यार दुलार दिया इन्होंने मुझे, कहते हुए रूबी की आंखों में पूरा बचपन उतर आया। रूबी के दादा गांव में बड़े जमींदार थे। वैसे भी भले इंसान थे मगर जमींदारों की अकड़ और सख्ती उनके व्यक्तित्व पर हावी रहा करती है। रूबी का आरंभिक बचपन गांव के साफ सुथरी आबो हवा में सरलता से बीता। रघु काका दादा के मुलाजिम थे। वैसे तो वे बिल्कुल घर के सदस्य जैसे थे मगर जमींदार साहब की नज़र में तो नौकर ही ठहरे। रूबी दिन रघु काका की मीठी बोली से शुरू होता था।
गुड़िया रानी दिन चढ़ आया और अभी तलक बिस्तर में दुबकी हो। घोड़े की सवारी करनी है ना, तो जल्दी जल्दी उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर सैर पर चलेंगे। वहाँ दोनों का दिनचर्या थी। काका तड़के 5 बजने ही वाली हवेली आ जाते और गाय भैंसों का काम करते, मसलन दूध निकालना, चारा डालना, सफाई करना। फिर 8-9 बजे के लगभग 1-2 घंटे छोटी गुड़िया की सेवा में हाजिर रहते, उसे घुमाना फिराना, उससे मीठी मीठी बातें करना। रूबी को बचपन में खोया देखकर निर्मला जी ने उसे झंझोड़ा। अरे कहाँ खो गई, सीधे गांव पहुंच गई लगता है। हाँ माँ, सच कितने अच्छे दिन थे वो। रघु काका के चले जाने के बाद तो गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, कितना रोई थी तू उनके जाने पर। रघु काका को याद कर रूबी अभी भी रुआसी हो चली थी। अच्छा, वो किस्सा याद है जब एक दिन रघु काका बड़े उदास आए थे, बेमन से काम कर रहे थे, किसी ने इस तरफ बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर तू इतनी छोटी होते हुए भी उनकी उदासी को भाप गई थी। कैसे बार बार उनका मुंह ऊपर कर आंखों में झांकती हुई पूछ रही थी कि क्या हुआ काका, इतने उदास क्यों हो। वो कह रहे थे कि कहाँ उदास हूँ, ये देखो तो हंस रहा हूँ, और फिर जोर जोर से हंसने की एक्टिंग करने लगे थे। हाँ माँ, याद है काका की वो झूठी खोखली हंसी, उदास पनीली आंखें, कितना दर्द छिपा था उनमें। रूबी उदास हो चली। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य जीवंत हो उठा जब वह काका की चिंता में दादाजी के पास भागी भागी गई थी। दादाजी देखो, रघु काका को क्या हुआ है, आज अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं। ज़रूर उनकी तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर को दिखाओ। पीछे पड़ गई थी। उनके मजबूरन दादाजी को सब काम छोड़कर पहले रघु काका से बात करनी पड़ी, उनका हाल जानना पड़ा। तब पता चला कि उनका बेटा बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, मगर उनका स्वाभिमान किसी के आगे हाथ फैलाने से में कतरा रहा था। तब दादाजी ने उन्हें पैसे देकर मेरी ओर देखा था और बोले थे, अब खुश, अब तो मेरा पीछा छोड़ मेरी। हाँ माँ, हाँ गुड़िया मेरे, मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि बिन बताए उनकी परेशानी तुम कैसे समझ गई थी। कितनी छोटी थी तुम। समझने वाली बात क्या थी माँ, इंसान की आंखें सब बोलती हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। हाँ, यही कारण होगा बड़े लोग अपने जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी की आंखों की तो क्या, मुंह से कहीं बात भी पकड़ नहीं पाते। अच्छा एक बात बता, तुझे आज चंदा की आंखों में कुछ नज़र नहीं आया? वो कितनी थकी हुई खोई खोई सी काम कर रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। अभी उसकी नज़र पर हम पर नहीं पड़ी। रूबी को सुनकर थोड़ा धक्का लगा। नहीं माँ, मुझे तो उसे देखकर, वहाँ देखकर ऐसी आग लगी कि इसके बाद मुझे ना कुछ दिखा ना मैंने कुछ सुना। तुम्हें ऐसा क्या नज़र आया उसकी आंखों में? मैंने उसकी आंखों और चेहरे पर वही रघु काका वाली उदासी देखी थी। गुड़िया क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, एक बात बताती हूँ, परसों जब वह आएगी तो पहले उससे बात करना, उसकी सुनना, फिर कोई निर्णय लेना, ठीक है माँ? अच्छा ये तो बताओ, आपके मोबाइल में ये फ़ोटो पहुँची कैसे? चंदा प्रकरण से असहज हो चली। रूबी ने बातों का रुख बदला। इस बार तेरा भाई जब घर आया था तो सारी पुरानी एल्बम लेकर बैठ गया, स्कैन कर डाली और मोबाइल में डाल दी। कहने लगा, मम्मी एल्बम में रखे रखे इनमें दीमक लग जाएगी, इसलिए इन्हें डिजिटल बना रहा हूँ, हमेशा साथ और पास रहेगी, और मर्जी देख लो माँ बेटी। ऐसी ही बातों में 2 दिन गुजर गए। रूबी का मन अब शांत था। सुबह चंदा अपने तय समय पर आ गई। रूबी ने बड़े सहज भाव से पूछा, अरे चंदा, तेरा गांव का काम खत्म हुआ कि नहीं? हाँ दीदी, हो गया। चंदा नीची नज़रें थोड़ा हकलाते हुए बोली, अच्छा मुझे पता नहीं था तेरा गांव सन सिटी सोसाइटी में है। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनकर चंदा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। चेहरे पर ऐसी हवाइयाँ उड़ी जैसे किसी चोरी की रंगे हाथों पकड़ जाने पर होती है।
वो बुरी तरह घबराकर बोली, दीदी वो भी मेरे वहाँ आई थी, मुझे काम करते देखा इसलिए पूछ रही हूँ। रूबी बिल्कुल संयप्त थी। ऐसा क्या बात हो गई चंदा जो तुझे वहाँ काम करना पड़ा? पहले ही तेरे पास इतने काम हैं। ज़्यादा काम करेगी तो शरीर थकेगा। पिछले महीने ही तुझे बुखार आया था, अभी कमज़ोरी पूरी तरह गई भी नहीं है। चंदा बेहद आश्चर्य में थी। उसका झूठ और धोखा पकड़ने के बाद भी दीदी इतने प्यार से बोल रही है। उसका अपार बहुत आंखों के रास्ते बह निकला। सुबकते हुए कहने लगी, क्या करती दीदी, छोटे की फीस भरनी थी। फीस ना भरने पर मास्टर जी ने उसे पूरे दिन कक्षा से बाहर खड़ा कर रखा था। पर तेरा तो बड़ा बेटा भी नौकरी करता है ना? फिर कहाँ दीदी, वो तो 4 महीने से घर बैठा है। आपसे जो फीस भरने के लिए एडवांस लिया था वह पूरा मेरी बीमारी पर ही खर्च हो गया था। अरे तो मुझसे नहीं क्यों नहीं बोली? रूबी ने उसके हाथ थपथपाए। क्या बोलती दीदी, एक आप ही हो जो ज़रूरत पर मदद कर देती हो। बाकी लोग तो बीमारी की छुट्टी के पैसे भी काट लिया। आपने कितना मांगू, मुझे शर्म आती है दीदी। चंदा बुरी तरह फलफलाने लगी। मुझे माफ़ कर दो दीदी। माफ़ी किस बात की चंदा, तू आखिर माँ है, अकेले अपने बच्चों को पाल रही है। मैं तो तुझे वहाँ देखकर ही समझ गई थी कि तू बहुत परेशानी में आई है, वरना कभी ऐसा ना करती। आगे से ऐसी कुछ बात हो तो बता दिया कर। मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं। तू भी तो मेरी ज़रूरत पर कितना एक्स्ट्रा काम कर देती है। लोग ऐसे ही एक दूसरे के कामों आते हैं। चल अब चुप हो जा, मैं पहले तेरे लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीकर काम शुरू करना। दिल का बोझ उतर चुका था, चंदा का भी और रूबी का भी। रूबी रसोई में चाय बनाने जा रही थी। चंदा पल्लू से नाक आंसू आंख पोंछ रही और निर्मला जी अपनी बेटी को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें वहाँ 35 साल की सेल्फ डिस्टेंट आधुनिक रूबी नहीं बल्कि 6 साल की गुड़िया नज़र आ रही थी जो आंखों की बोली समझती थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।